सो हेलो एंड वेलकम बैक। ये है पार्ट 2 ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें कि हम बात कर रहे थे फ्लूइड्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था ये जान के कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस फोर्स क्या होता है, फ्लूइड्स के बेसिक प्रेशर कैसे निकाले जाते हैं, एंड बाइंड फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जितने भी बेसिक चीज़ें थी। आज हम विस्कस फोर्स पे और डीप एनालिसिस करने वाले हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं विस्कस फोर्स के नेचर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या था? हमारे पास एक विस्कस फोर्स लगता था किसी भी बॉडी पे जो कि इमर्ज होती है वाटर पे या वाटर के लेयर्स के बिटवीन है, मतलब कि एक ड्रैग फोर्स जो कि फ्लूइड लगाती है किसी बॉडी पे, जो कि हम देखते थे कि किसके द्वारा दिखाया जाता था। जो विस्कस फोर्स है वो दिखाया जाता था ईटा इंटू डी वी बाई डी वाई इंटू ए। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। डीवी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट, डी वी बाई डी वाई इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। एरिया इज एरिया बिटवीन टू लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो विस्कस फोर्स है ये लग रहा होगा लिक्विड के लेयर्स के बीच में। ये हो सकता है किसी सॉलिड के और लिक्विड के, किसी सॉलिड और फ्लूइड के बीच में भी लग सकता है। तो इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू लिक्विड्स ओनली, इट कैन एक्ट ऑन एनी सॉलिड बॉडी। जैसे कि तुम देखते हो जब किसी भी बॉल को तुम बहुत तेज से फेंकते हो हवा में, तो हवा में उसको एक अपोजिशन देने की क्षमता होती है। तो वो क्यों होती है? जस्ट ड्यू टू विस्कोसिटी। एंड मीटियोरॉइड्स जो गिरते हैं बहुत ऊपर से, तो उन पे एक ड्रैग फोर्स लग रहा होता है, विस्कस फोर्स लग रहा होता है एयर का, जो कि उन्हें कई बार बर्न अप कर देता है। Are you getting the point? तो विस्कस फोर्स इज नॉट जस्ट कंफाइंड टू फ्लूइड्स कि सिर्फ फ्लूइड के बीच में होगा। विस्कस फोर्स एक्ट कैन ऑल्सो एक्ट बिटवीन अ फ्लूइड एंड अ सॉलिड। सो लेट्स गो इन गैसेज। अगर गैसेज में ये विस्कस फोर्स निकाल रहे हो तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ ईटा। ये डिपेंड करता है, एक तो हमें समझना होगा, डिपेंड्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, वेयर टी इज टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहता है। अगर गैस में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, उससे होगा क्या? उस गैस का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगाएगा। दिस इज व्हाट पॉइंट इज। एक चीज़ हम देख लेते हैं लिक्विड में, यही चीज़ क्या होगी? क्या उसमें टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है? टेम्परेचर पे कोई खास डिपेंडेंस नहीं है। अब देखते हैं प्रेशर के बारे में। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है लिक्विड्स में। यानी प्रेशर बढ़ाओगे लिक्विड का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये बात वाटर थोड़ा बहुत फॉलो नहीं करता है। कब तक फॉलो नहीं करता? थोड़ा बहुत का मतलब एक लिमिट तक फॉलो नहीं करता। यानी तुम उसमें अगर 100 एटीएम से कम के प्रेशर पे हो और 100 एटीएम तक बढ़ा रहे हो, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तब तक इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं बढ़ेगा, उल्टा घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद और इंक्रीज कर रहे हो तो तुम्हें ये अपना नेचुरल नेचर दिखाएगा, जो कि कोई भी फ्लूइड अपना नेचुरल नेचर दिखाता है। यानी कि प्रेशर के साथ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो इसमें एक बात ध्यान देना है कि फॉर वाटर क्या होता है? इज नॉट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसमें? वाटर में। अप टू कितने? अप टू 100 एटीएम प्रेशर। इतने प्रेशर तक ये नहीं फॉलो करता इस बात को, उसके बाद ज़रूर फॉलो करेगा, उल्टा डिक्रीज होता है। याद रखना, इससे मैं कह सकता हूँ कि ईटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर, 1 by pressure up to 100 atmospheric pressure. So these two are small points इस पे MCQ या शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे कि बताओ हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया क्या होगा। एक बीकर है जिसमें गैस का टेम्परेचर बहुत कम है, एक बीकर जिसमें गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो बताओ किसमें बॉल फेंकूंगा तो ज़्यादा मुझे विस्कस फोर्स फेस करना होगा। तो तुम ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन से तो खेल ही सकते हो इन्हें लेकर के। आगे बढ़ते हैं स्टोक्स लॉ की तरफ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? विस्कस फोर्स के बारे में हमने अच्छे से जाना, क्या है विस्कस फोर्स, किस तरह से एक्ट करता है, अपोजिट करता है, अपोजिंग मोशन अपोज करता है मोशन को, और क्या हमें जानना है इसके बारे में? अभी हमें ये जानना है कि ये जो विस्कस फोर्स है ये एक बॉडी में एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करता है। वो है टर्मिनल वेलोसिटी का इम्पैक्ट, यानी टर्मिनल पॉइंट पे ले जाता है। क्या है? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जस्ट फॉलो मी। ये एग्जाम्पल बढ़िया से देखना, वो स्टोक्स लॉ के थ्रू हम समझेंगे। ये कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर पे मैंने लिक्विड रख दिया कोई सा। अब मैं एक स्फेयर इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो स्फेयर इसमें सिंक करने वाला है, डूबने वाला है। तो ऐसे केस में इस पर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा जिसे मैं एनजी कहूँगा, ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा जिसे मैं कहूँगा बाइंड फोर्स। इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से पता है तुम्हें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी मास इनटू जी। ये होने वाली है, नीचे तो एनजी लग रहा है तुम्हें पता ही है। अगर इसे और क्लियर करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ वेट लग रहा है जिसकी वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। ये लग रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो स्फेयर है ये अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल्स को उनकी एडहेसिव फोर्सेस के द्वारा चिपका के रखा होगा ना। किसी भी दो बॉडी के बीच में एक नेचुरल अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, जैसे कि एक ग्लू जो है वो दूसरे पेपर को चिपका देता है क्योंकि उसका एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। पानी भी कई बार पेपर में लगा कर अगर तुम दीवार पर लगाते हो तो उससे होगा क्या, जो पेपर है वो दीवार पर चिपकने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो एडहेसिव फोर्स होता है पानी का वो अच्छा खासा होता है।
ठीक है, वो दूसरे बॉडीज के साथ चिपकाने में दोनों में हेल्प करता है। सो लेट्स गो। तो ये जो सॉलिड तुमने डाला इसका भी कुछ अपना एडहेसिव फोर्स होगा जो कि अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ चिपका के रखेगा। अब ये देखना एक बात, अगर ये सिंक कर रहा है, मैंने शुरू में ही बोला था सिंक कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो वेट होगा वो एफ बी से ज़्यादा होगा बाइंड फोर्स से। जब नीचे की ओर लग रहा फोर्स इज ग्रेटर देन द बाइंड फोर्स दैट इज एक्टिंग अपवर्ड, उस केस में क्या होता है, एफ नेट डाउनवर्ड लग रहा है, नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अगर नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर नीचे की ओर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नीचे की ओर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस चीज़ पे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना आसपास के मॉलिक्यूल्स पे। आसपास के मॉलिक्यूल्स की भी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। लेकिन बस सटे हुए मॉलिक्यूल्स की, बस इन आसपास के मॉलिक्यूल की बात करूँ, अब यहाँ वाले मॉलिक्यूल पे वैसा असर नहीं आने वाला क्योंकि वो दूर है, इससे कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ की वेलोसिटी बहुत तेज हो गई, यहाँ की वेलोसिटी उतनी तेज नहीं हुई है, यहाँ की वेलोसिटी बहुत तेज है, यहाँ बहुत कम है वेलोसिटी। क्या हुआ, रिलेटिव मोशन आया बिटवीन द लेयर्स ऑफ वाटर, बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। वाटर कोई भी लिक्विड ले सकते हो, तो रिलेटिव मोशन जहाँ आता है वहाँ पे हम विस्कोसिटी को स्टडी करते हैं। अब विस्कोसिटी क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपोजिंग फोर्स। अब यहाँ पे जब विस्कोसिटी अपना काम करेगी तो एक विस्कस फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि डिपेंड किस पे करेगा, उसके वेलोसिटी पे। विस्कस फोर्स हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा लगने लगता है। तो यहाँ पे ऊपर एक विस्कस फोर्स काम करने लगा। अब जो स्टोक साहब थे उन्होंने हमें बताया कि जो विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, इसकी वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब वो स्फेयर डिप कर रहे थे आर रेडियस का, तो उन्होंने अपने हाई लेवल के मैथमेटिक्स से इस चीज़ को डिराइव किया, विच वी कैन नॉट डिराइव इन आर क्लास। उसमें मैथमेटिक्स थोड़ी नेक्स्ट लेवल की लगती है। तो उन्होंने ये डिराइव किया, जो ऊपर की ओर लग रहा विस्कस फोर्स है दैट इज इक्वल टू ईटा इंटू आर, यहाँ 6 लगेगा, एक 6 ईटा आर वी पाई, ठीक है, 6 ईटा आर वी पाई, इतना विस्कस फोर्स लग रहा है। इसे याद करने का एक बेटर तरीका रहेगा, 6 पाई ईटा आर वी। 6 पता है हमें क्या है, पाई पता है हमें क्या है, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर व्हिच हैज बीन इमर्स्ड इनटू द वाटर या कोई भी लिक्विड, और वी क्या है यहाँ पे, वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी। ये इंस्टेंट का क्या है, लोचा है। चलो समझते हैं इसे थोड़ा सा। यहाँ पे मैं एक कॉलम अज्यूम करता हूँ, एक कॉलम अज्यूम किया मैंने, इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। इसी को एक्सटेंड करते हैं। आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल। इस कंटेनर में ये जो बॉल है ये और आगे आएगा, नीचे की ओर mg लग रहा है, ऊपर की ओर बाइंड फोर्स लग रहा है। आई एम नॉट राइटिंग एवरी टाइम द फॉर्मूला फॉर बाइंड फोर्स दैट यू मस्ट नो। तो बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है एक विस्कस फोर्स एफ विस्कस। अब मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, यू हैव टू आंसर देम। मैंने बोला कि जो विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे उस इंस्टेंट की। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है, जो ढूंढी स्फीयर है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो तुम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हो कितना ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है, एफ विस्कस लग रहा होगा यहाँ पे 6 पाई ईटा आर v1, इतना विस्कस फोर्स लग रहा होगा। बाइंड फोर्स भी तुम्हें पता है, mg भी तुम्हें पता है, ये दोनों ऊपर की ओर लग रहे हैं, ये डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो अपोजिंग फोर्सेस है ये। अब एक बात बताओ, ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगी कि नहीं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में इंक्रीज करेगी कि नहीं? सीधी बात है, करेगी। रीजन क्या है, मैंने तुम्हें बोला कि सिंक कर रही है, ये बॉल नीचे की ओर सिंक कर रही है स्फीयर। तो सिंक करेगी कब, जब mg विल बी ग्रेटर देन बाइंड फोर्स। अगर mg इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। शुरू में जब तुमने इसे रिलीज किया था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, क्योंकि तुमने रिलीज किया रेस्ट से, तो ऊपर की ओर विस्कस फोर्स ज़्यादा नहीं लग रहा होगा क्या, एफ नेट तो डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, एफ नेट नीचे है तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऊपर की ओर लग रहा विस्कस फोर्स भी बढ़ने लगेगा, बिकॉज हमें पता है विस्कस फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर लग रहा विस्कस फोर्स बढ़ेगा, तो हमें पता है नीचे की ओर लग रहा है वेट mg कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। ऊपर की ओर लग रहा है बाइंड फोर्स, जो कि छोटा है थोड़ा सा mg से, ठीक है, और एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी के साथ। अभी बात बताओ, ये जो है यहाँ पे तुम्हारे पास, आई शुड यूज दिस, ठीक है, आई शुड यूज दीज पेन्स। सो नीचे की ओर लग रहा है mg कांस्टेंट है, ऊपर की ओर लग रहा है बाइंड फोर्स कांस्टेंट है, ये थोड़ा ग्रेटर है, इसको थोड़ा ग्रेटर दिखाते हैं। ये बाइंड फोर्स है, ये है तुम्हारा mg। जो बाइंड फोर्स है वो स्मॉलर देन mg है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो विस्कस का फोर्स है ये बढ़ रहा है, क्यों, इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे बॉडी मान लो यहाँ पे ये सिंक कर रही है, तो विस्कस फोर्स ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अभी देखना, ये है,
ये ऊपर बॉडी तुमने डाली, विस्कस फोर्स 0, ऊपर बाइंड फोर्स नीचे सिंक करने लगा, तो धीरे 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 जैसे तुम नीचे जा रहे हो तो विस्कस फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, विस्कस फोर्स इंक्रीज हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये विस्कस फोर्स और ये बाइंड फोर्स मिल करके mg के बराबर हो जाएंगे। उस टाइम पे कुछ वेलोसिटी होगी उसके पास, होगा क्या उस टाइम पे एफ नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर है, ये दोनों मिल करके इसके बराबर हो गए हैं। सम है जो इन दोनों का वो इसके बराबर हो गया है, तो एफ नेट 0 हो गया। एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है। तो क्या हुआ उस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट था जब ये एफ नेट 0 हो गया तब जो पॉइंट पे वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी ही लेकर के वो बॉडी आगे सिंक करता रहा, आगे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुई। यही बात हमें अच्छे से समझनी है यहाँ पे कि मान लेते हैं केस भी जहाँ पे इसके पास वेलोसिटी v2 हो गया विच इज ग्रेटर देन v1 है। अभी हम इंटरमीडिएट केस ले रहे हैं जब बराबर नहीं हुआ है, तब v2 इज ग्रेटर देन v1। इस टाइम पे हमें पता है कि एक fv लग रहा होगा, उसका फोर्स जिसे हम कहेंगे 6 पाई ईटा आर v2। तो ये जो fv है ये ग्रेटर देन है fv पुराना वाला है, ये fv1 कह दो तो fv2 ये वाला इससे ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह जब इंक्रीज करता जाएगा तो मान लेते हैं एक ऐसा कंडीशन आया, इसे थोड़ा सा साइड करते हैं, एक ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे ऊपर की ओर जो लग रहा है विस्कस फोर्स उसकी वैल्यू आ गई 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी का क्या मतलब हो गया, ये वो वेलोसिटी है जो टर्मिनेट करने वाली है, मतलब इसके आगे बढ़ने नहीं वाली है वेलोसिटी। यहीं पे जो वेलोसिटी का बढ़ना है वो सारा काम टर्मिनेट होना, टर्मिनेट मतलब खत्म होना किसी चीज़ का। इसके बाद वेलोसिटी का बढ़ना खत्म हो रहा है, एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि तो ये टर्मिनेटिंग वेलोसिटी है, इसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, लास्ट एकदम एंड पॉइंट है ये वेलोसिटी के इंक्रीज करने का। तो ये टर्मिनेटिंग वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये उस केस की बात है जहाँ पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो बराबर हो जाएगा, विस्कस फोर्स प्लस बाइंड फोर्स वो बराबर हो जाएगा, नीचे लग रहे हैं mg की ओर। अब ऊपर की ओर एक और चीज़ लग रही है ना, बाइंड फोर्स, बोथ आर अराइजिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ बॉडी, दोनों यहीं से लग रहे हैं ऊपर की ओर। ये जो बाइंड फोर्स लग रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स इंटू जी, और नीचे की ओर लग रहा है mg है। इस केस में एफ नेट 0 हो रहा है, ये मैंने अज्यूम किया, कोई तो एक ऐसी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज अननोन यहाँ पे हमारे पास, वेलोसिटी का पता नहीं, लेकिन कोई तो एक ऐसा केस होगा ही होगा। अब हम थोड़ा सा ना इस पे एनालिसिस करते हैं। अपना एनालिसिस क्या करनी है हमें, पहले तो स्टोक्स लॉ की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि जो विस्कस फोर्स होता है वो इसके इक्वल होता है 6 पाई ईटा आर वी के। तो इन्होंने ये बताया कोई भी स्फेयर डालोगे तो उसके साथ विस्कस फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू ये होती है। स्टोक्स लॉ यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है, उसके बाद उसकी एनालिसिस शुरू होती है। एक्चुअली स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट इसी में तुम बना सकते हो कि विस्कस फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर विच इज सिंकिंग, ठीक है, या फिर विच इज इन द बॉडी विच इज इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड। तो यहाँ पे याद रखना ये चीज़ किसके लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड जस्ट फॉर अ स्फेयर, एक स्फेरिकल बॉडी के लिए वैलिड रेडियस। और तुम किसमें लगाओगे, सर्कुलर डिस्क डाल रहे हो तो सेंस नहीं बनेगा। स्टोक्स लॉ ने स्टोक्स ने उन्होंने उस हिसाब से लॉ नहीं बनाया, उन्होंने बनाया एक स्फेयर के लिए, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ का एक एनालिसिस करते हैं बढ़िया से कि ये केस तो आएगा जहाँ पे ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एफ नेट 0 हो जाएगा। उस केस में क्या कह सकता हूँ कि जो एफ वी है, एफ वी क्या है, विस्कस फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, प्लस जो बाइंड फोर्स है वो किसके बराबर हो गया है, वेट ऑफ द बॉडी की। ये वही सीन है, एफ वी की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, अच्छे से डाल दो इसमें 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनेटिंग वेलोसिटी यानी जो आखिरी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, प्लस बाइंड फोर्स ऑफ बॉडी, बाइंड फोर्स ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, जो कि बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। ये क्या लिया मैंने, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है, मास इंटू जी होता है वेट कितना लग रहा है नीचे की ओर। ये सिचुएशन मुझे अच्छे से क्लियर हो गई, ये सिचुएशन मुझे अच्छे से क्लियर हो गई। इस सिचुएशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें मुझे टर्मिनेटिंग वेलोसिटी नहीं पता, देखो 6 पाई ईटा आर तुम्हें अच्छे से पता है क्योंकि तुमने जिस बॉल को डाला उसका रेडियस पता है तुम्हें और क्या पता है, डेंसिटी पता है लिक्विड की, वॉल्यूम पता है बॉडी का जो तुमने डाला है, जी की वैल्यू पता है, इधर भी सब कुछ पता है, बस टर्मिनेटिंग वेलोसिटी नहीं पता। तो एक अननोन को किसी भी क्वेश्चन में आराम से निकाल सकते हो तुम। लेट्स गो टू रेस्क्यू दिस, अभी से रेस्क्यू करना है हमें अच्छे से, चलो फटाफट से रेस्क्यू करते हैं। वेलोसिटी टर्मिनेटिंग किसके बराबर होगी, देखो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसे अगर मैं इधर उठा के ले आऊँगा तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी एंड जी दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी को ना मैं एक फैंसी तरीके से लिखता हूँ, क्या तरीका होगा वो, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें सिर्फ स्फेयर के लिए बताई गई है, तो मैं उसको 4/3 पाई आर क्यूब लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी वही चीज़ लिखी है मैंने, कुछ अलग नहीं लिखा है। तो वो चीज़ कॉमन आ गई थी और बच के गया था डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये चीज़ बच गई थी। तो इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। अब क्या बच गया इधर, वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी उसके साथ ये मसाला है 6 पाई ईटा आर, उसे मैं नीचे की ओर ले आऊँगा इंटू 6 इंटू पाई ईटा आर। अब तुम्हें कुछ चीज़ें कैंसिल होते हुए दिखेंगी यहाँ पे, कौन सी चीज़ें, ये पाई से पाई गया यहाँ पे, 2 से जा रहा है,
ये इसके साथ 3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे r जा रहा है, ये स्क्वायर दे देगा इधर, तो एक बार इसे क्लीन करके लिखते हैं नीचे क्या होगा। टर्मिनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 और नीचे बच जाएगा बस ईटा। सो दिस इज वॉट टर्मिनेटिंग वेलोसिटी इज। मीटर पर सेकंड में आएगा अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है तुमने तो। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग वेलोसिटी इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग वेलोसिटी पे क्वेश्चन आते हैं, एक तो डेरिवेशन का आना ही है स्कूल में, ठीक है, और उसके साथ क्या क्वेश्चन आएंगे कि टर्मिनेटिंग वेलोसिटी कितने मीटर्स में हुई है ये बता दीजिए, कितने मीटर्स डेप्थ में जाने के बाद आएगी किसी स्फेयर में। कैसे पता करोगे, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है, अगर वो बता देंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तुम्हें जी की कुछ वैल्यू दे देंगे और विस्कस फोर्स का कुछ एक्सप्रेशन तुम्हें दे दिया जाएगा, एक्चुअली में ऐसा ही कुछ दे देगा, तो इंटीग्रेट करके तुम्हें निकालना हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि टफ क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। वेलोसिटी के चेंज होने का वो कुछ ग्रेडियंट दे देंगे तुम्हें, जैसे यहाँ dy/dy होता है तो कुछ ग्रेडियंट दे देंगे, तो तुम्हें फंक्शंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ये इसका मैक्स लेवल हो सकता है। और कुछ छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन की जो टर्मिनेटिंग वेलोसिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, तो रेडियस पे डिपेंड करती है, जी के डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, विस्कोसिटी का जो कॉफिशिएंट है उसके इनवर्सली डिपेंडेंट होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉडी में कितना डिफरेंस है उस पर डिपेंड करती है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग वेलोसिटी इज वेरी crystal clear to all of you, and we will meet later on after you know down these things. So bye. So let's continue our flow of fluids, ठीक है। सो अभी आई बिलीव टर्मिनल वेलोसिटी एंड विस्कस का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ फ्लो को स्टडी करने के लिए, कि फ्लो जो होता है किसी भी लिक्विड में वो किस तरह का हो सकता है। लिक्विड का फ्लो हम सबको पता है, जब भी लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ तो उसका एक फ्लो हो रहा है, दिस इज फ्लो, इतना ही होता है। अब जो फ्लो होता है ना वो अलग दो तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग। कैसे दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है ना कि तुम अपने दोस्तों के साथ लाइन बना के हाथ आगे रख करके एकदम शांति से आगे बढ़ रहे हो, उनको फॉलो करते हुए सब एक लाइन में चल रहे हैं। याद रखना मैंने क्या बोला, सारे दोस्त एक लाइन से खड़े हैं, एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखे कंधे पे और लाइन से जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो रेलगाड़ी पर तुमने बना दी पकड़ के, तो उस हिसाब से बिल्कुल लाइन से जा रहे हैं। तुम जब इस तरह से सीधे सीधे जाते हो ना तो उस वक्त क्या कर रहे हो, तुम अपने आगे वाले का ही पाथ फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारा आगे पार्टिकल है, तुम्हारे आगे जो बंदा है तुम उसी के पाथ को फॉलो कर रहे हो चलते चलते हुए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कर रहे हो, तुम वो जितनी स्पीड से जा रहा है तुम भी उतनी स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। अगर मान लेते ना कोई आगे बहुत स्पीड से जा रहा है तो तुम भी उसके पास जाते जाते बहुत स्पीड से जाने लगोगे। तो तुम यहाँ पे दो चीज़ें कर रहे हो, तुम अपने आगे वाले का, अपने आगे वाले जो भी बंदा है उसका क्या फॉलो कर रहे हो, एक तो उसका पाथ फॉलो कर रहे हो और एक उसकी वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर रहे हो। ये दो बातें समझ में आई। इस तरह से हो क्या रहा है, अगर तुम उसी की वेलोसिटी पे चल रहे हो, उसी के पाथ पे चल रहे हो, तो तुम उसी के जैसा चलने लगोगे। तो जो सारे पार्टिकल्स हैं, जितने भी बंदे हैं, बंदे और पार्टिकल्स सेम हो जाएंगे। अभी हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं एक्चुअली में, तो वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे एक लाइन से चलने लगेंगे, एक जैसा बिल्कुल शांति से चलने लगेंगे। हम उसे कहेंगे एकदम पीसफुल फ्लो चल रहा है, ठीक है। ऐसे फ्लो को जिसमें कि ऐसा बिल्कुल पीसफुल ट्रेसिंग होता है कि अपने आगे वाले की वेलोसिटी और पाथ दोनों को ट्रेस किया जा रहा है, ऐसे पीसफुल फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि इसमें जो पार्टिकल कोई भी है, एनी पार्टिकल वो क्या करता है, वो ट्रेस करता है। किसको ट्रेस करता है, अपने आगे वाले के, अपने आगे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी और किसको ट्रेस करता है, उसके पाथ को। इन दोनों चीज़ को ट्रेस करता है। कैसा फ्लो बनेगा, मान लेते हैं कि एकदम अड़भंगा सा हम ले लेते हैं ट्यूब, ठीक है। अड़भंगा सा का क्या मतलब होता है, अड़भंगा मतलब बिल्कुल अजीब सा, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो सारे पार्टिकल्स ऐसे एक लाइन से लगे हुए, देख रहे हो एक लाइन बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, दूसरा एक अलग से लाइन बनेगा, रैंडमली अरेंज्ड नहीं है ये बिल्कुल एक बढ़िया से लाइन में है, ठीक है। एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये पिछला पार्टिकल अपने अगले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को भी फॉलो करेगा और अपने उसके पाथ को भी, और सब इसी लाइन में चलने वाले हैं। क्योंकि सब एक लाइन में चलने वाले हैं तो यहाँ पे लीनियर फ्लो होगा। लीनियर मतलब एक ही लाइन में सब चलने वाले हैं। अब वेलोसिटी को फॉलो करने का क्या मतलब होता है उसे थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं। मान लेते हैं ना यहाँ पे एरिया बहुत कम हो गया, तुम्हें पता है जब पाइप का एरिया तुम कम कर देते हो उसकी वजह से होता क्या, एरिया कम होगा तो उसमें से पानी बहुत तेज से निकलने लगता है, पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। यहाँ का मान लेते हैं एरिया बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत कम है,
तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे कम है, वहाँ पे ज़्यादा है, वो चलेगा। लेकिन ये पार्टिकल जब वहाँ पहुँचेगा ना, तो इस पोजीशन पे इस पार्टिकल की भी वही वेलोसिटी होगी जो इस वाले पार्टिकल की है, ठीक है। ये वहाँ पहुँचेगा तो भी वही वेलोसिटी ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि यहाँ पे आने वाला, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी v नॉट आ रही है इस पार्टिकल की, तो यहाँ से पास करने वाला हर एक पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी ही रखेगा अपने पास। यहाँ से पास करने वाला हर पार्टिकल v नॉट v2 वेलोसिटी से ही पास करेगा। इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी चेंज नहीं होनी। हो सकता है कि यहाँ की वेलोसिटी कम है, वहाँ पे ज़्यादा है, होता है ना। तुमने बड़े पाइप से पार किया पानी को, फिर आगे छोटे पाइप से ले गए उसको, तो छोटे पाइप में बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने लगता है। लेकिन एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है, भले पीछे वाली वेलोसिटी की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन किसी भी पोजीशन को अगर तुमने फिक्स कर दिया तो उस पोजीशन पे, एक्जैक्ट उस पोजीशन पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी विद टाइम वेरी नहीं करने वाली, वो कांस्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे आने वाला हर एक पार्टिकल इसी वेलोसिटी को ऑक्यूपाई करेगा। दिस इज सच एज कि मान लो एक किंग है, उस किंग का कोई सन है, तो उसका आने वाला हर एक सन उस किंग के पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। उसी की वजह से, उसी तरह मान के चलो यहाँ पे ये किंग है, ठीक है, ये हटेगा, फिर इसका सन आएगा, वो भी उसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसी की वेलोसिटी को ऑक्यूपाई करेगा, उसी के पाथ को ट्रेस करेगा। सो आई होप दिस इज वेरी वेल क्लियर कि इसका क्या मतलब हो गया कि उसकी वेलोसिटी और पाथ दोनों को ट्रेस कर रहा है। एक प्रॉपर्टी हमने देख ली, लीनियर है। और क्या देखना है, मान लेते ना कि इस पॉइंट पे आगे बढ़ रहा है, तो ये अपने जस्ट आगे वाले को फॉलो करेगा ना। तो ये मैं एक कर्व बनाता हूँ इसके पाथ का, इस वाले का पाथ बना रहा हूँ पूरा। ये जो पाथ है, इस पाथ को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। पाथ जिस पे वो चल रहा होता है, ऐसे लिख देता हूँ इसी में, लीनियर पाथ, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। ये लीनियर का मतलब नहीं है स्ट्रेट है लाइन, ऐसा नहीं, वो एक लाइन में आगे पीछे नहीं है। लीनियर पाथ, इसका हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, स्ट्रीम लाइन। इस लीनियर पाथ को स्ट्रीम लाइन कहा जाता है, इस लाइन को स्ट्रीम लाइन बोला जाएगा। अब तुम्हें इस पॉइंट पे आ गए हो, तुम पूछ रहे हो मुझसे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना लो, तुम्हें वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस एग्जैक्ट टाइम पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तुम्हें, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ। यहाँ पे जानना है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या देता है हमें, डायरेक्शन, किस चीज़ की डायरेक्शन देता है, ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये चीज़ मिलती है हमें। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लास 10th में जब तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इसमें टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत फ्लो है। अब दो लाइनें अगर बंदों की जा रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि दो आपस में भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, तो शांति तो हो गई ना, शांति रखनी है ना, हमें ऐसा फ्लो बनाना है। तो जब शांति रखनी है तो दो लाइन से एक दूसरे की इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि टू स्ट्रीम लाइन्स, एस लिख रहा हूँ बस मैं, स्ट्रीम लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, ये बात समझ में आ गई हमें। अब इस स्ट्रीम लाइन में जितनी बातें हमने पढ़ी अच्छी अच्छी की, ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो मान लो सब इसका अपोजिट कर देते हैं, और तब जो फ्लो बनेगा बिल्कुल अड़भंगा फ्लो, जिसे मैं कहूँगा, जो कि रहने वाला है अजीबो गरीब फ्लो, जिसमें उसका ना कोई ऐसा रहेगा कि मैं अपने अगले वाले की पाथ को और वेलोसिटी को फॉलो करूँगा, वो पार्टिकल एकदम जर्क खा के कहीं भी बिखर जाएगा, बस लड़ भीड़ के, मान लो भीड़ में तुम्हें कहीं जाना है, जस्ट पास आउट करना है किसी तरह। वैसे केस में तुम जिस तरह से फ्लो करोगे भीड़ में, उस भीड़ को कहेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कब होता है, असेंबली के टाइम पे स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, सब लाइन से जा रहे हैं। जब लंच पीरियड का टाइम आता है तब तुम टर्बुलेंट हो जाते हो, सब भागने लगते हैं इधर उधर, कोई लाइन बना के, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता होगा किसी स्कूल में कि सब लाइन बना के लंच टाइम पे भी जा रहे हैं, सब खेलने कूदने के लिए इधर उधर चल जाते हैं। तो लंच टाइम पे जो फ्लो होता है तुम बच्चों का, वही होता है टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा भड़कीला होने वाला है ये। तो टर्बुलेंट फ्लो में सब इसका अपोजिट होने वाला है, पार्टिकल आगे वाले का कुछ फॉलो नहीं करेगा, डजंट फॉलो, कुछ नहीं फॉलो करेगा, डजंट फॉलो, ठीक है। पाथ कैसा होगा, जिगजैग, वेलोसिटी अनडिफाइंड, कहीं कुछ भी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी ले सकते हो, वो बात अलग है, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी किसी भी फ्लो की, लेकिन किसी भी पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डिफाइंड थी, इस पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v2 आने वाली डिफाइंड थी, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट आने वाला है, इसमें कोई स्ट्रीम लाइन नहीं है, कोई पाथ नहीं है, कोई वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। हो सकता है एक ही पॉइंट पे एक पार्टिकल है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल जो एकदम अपोजिट उसको कोलाइड करने वाला है, तो बिल्कुल टर्बुलेंट सिचुएशन होने वाली है, और ये इसमें ऐसा नहीं होता है। अब इन दोनों को हमने पढ़ा क्यों, बेसिकली इन दोनों को हमने पढ़ा क्यों, इन दोनों को पढ़ने का रीज़न है हमारे पास, ताकि हम आगे आने वाले आइडियल लिक्विड के कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। आइडियल लिक्विड के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बात जान लेते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो दो पढ़ लिए, होता कब कौन सा है,
होता कब, कौन सा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होगा जब वेलोसिटी कम होगी। पार्टिकल्स जब बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं उनमें जब शांति है एक्चुअली में, तब उनमें ये चीज़ होती है। लेकिन जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तुम, तो टर्बुलेंट वे में ही निकलेगी जो लिक्विड है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर तुम एक टैप लो, वहाँ से पानी को निकालना शुरू करो, तो शुरू में तुम देखते हो वेलोसिटी ज़ीरो होती है। वेलोसिटी जब ज़ीरो होती है तो पानी एकदम आहिस्ते आहिस्ते निकलता है, ठीक है। और उसके बाद थोड़े समय बाद ऐसा ऐसा शेप बनता है पानी का, ठीक है। खास करके प्लास्टिक के नलों में, जो सस्ते वाले होते हैं एग्जैक्टली, उनमें ऐसा ऐसा फ्लो बनने लगे तुरंत। खैर जो महंगे वाले होते हैं स्टील वाले, उनमें तो बढ़िया से फ्रेश झाग आता है। मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक वालों की, या फिर जो मेटल के आते हैं बहुत पुराने टाइप के, उनमें क्या होगा, ऐसा झाग बनने लगा। यहाँ पे क्यों नहीं बना, यहाँ क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या होता है, √2gh होगा ना। किसी बॉडी को फ्री फॉल में भेजोगे तो √2gh, h बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी पार्टिकल की। यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो नहीं आया। मैंने बोला था जब वेलोसिटी कम रहेगी तो टर्बुलेंसी कम होगी, जो टर्बुलेंट फ्लो है वो नहीं दिखाई देगा तुम्हें स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखाई देने लगेगा जब भी वेलोसिटी कम है। लेकिन जैसे ही तुम वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे, जो √2gh है उसमें जो h की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा और टर्बुलेंसी हो जाएगी। इसका थ्रेशोल्ड कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, थ्रेशोल्ड। अब बढ़ते हैं थ्रेशोल्ड के बारे में। आखिर ये थ्रेशोल्ड में क्या है? थ्रेशोल्ड वो पॉइंट है, वो क्रिटिकल पॉइंट है वेलोसिटी का, जिसके आगे कोई भी स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी बढ़ने की वजह से टर्बुलेंट बन जाता है। उस थ्रेशहोल्ड वेलोसिटी पॉइंट को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हमारे सिलेबस में एक बढ़िया सा फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं VC, जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास, एक R कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, वो PV = nRT वाला नहीं, ये अलग R कांस्टेंट है, रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं इसे। ये कांस्टेंट आ गया, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे डायमीटर, यहाँ तो डेंसिटी इंटू डायमीटर, ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तुम्हारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। डेंसिटी और फ्लिक्विड हमें पता है, डायमीटर क्या है, जिस भी पाइप से निकल रहा है ना पानी, उसका डायमीटर, वो डायमीटर है। डेंसिटी पता है, डायमीटर पता है, ईटा क्या है, ईटा तो बहुत अच्छे से पता है हमें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये आर क्या है यहाँ पे, ये आर है यहाँ पे एक कांस्टेंट, जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए लगाया गया है इक्वेशन बनाने के लिए। इसे बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड्स नंबर नाम दे दिया हमने इसको, क्यों? एक्चुअली में इसकी डायमेंशन नहीं है, दिस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तुम डायमेंशन अगर निकाल के देखोगे वेलोसिटी और डेंसिटी सबका रख करके इधर, तो तुम्हें इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं मिलने वाली है। इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर कहीं ना कहीं हमें बता देगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी अचीव हुई है कि नहीं हुई है। कैसे बताएगा, चलो देखते हैं। अगर किसी भी लिक्विड के रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आएगी जब तुम कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ से रेनॉल्ड नंबर निकालो, क्रिटिकल वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू डायमीटर ऑफ पाइप बाय ईटा इंटू, बस ईटा इतना काफ़ी है। इससे तुम रेनॉल्ड नंबर निकाल सकते हो किसी भी फ्लूइड लिक्विड का। वेलोसिटी रखो वहाँ पे, रेनॉल्ड नंबर के बारे में पता चलेगा। अगर रेनॉल्ड नंबर इस फॉर्मूला के हिसाब से तुम्हारे पास आ रहा है लेस देन 2000, तो तुम क्या कहोगे, जो फ्लो है तुम्हारा वो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। अगर ये 2000 और 3000 के बीच में, तो तुम इसे अच्छे से कह सकते हो कि स्ट्रीमलाइन से कन्वर्ट हो रहा है टर्बुलेंट में, ये वो सिचुएशन है। अगर ये 3000 से ग्रेटर हो गया, R इज ग्रेटर देन 3000, तो तुम सीधे कहोगे कि टर्बुलेंट फ्लो में जाने वाला है। तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया, जाने वाला क्या है, टर्बुलेंट फ्लो में आ चुका है ये। तो ये वेलोसिटी तुम किसी भी पॉइंट की लिखोगे, वेलोसिटी C लिखा है मैंने यहाँ पे, क्रिटिकल की जरूरत नहीं है। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखोगे तो मैं रेनॉल्ड नंबर की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, तुम बता दोगे कि टर्बुलेंट है कि नहीं, ठीक है, टर्बुलेंट है कि नहीं। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्बुलेंसी एंड स्ट्रीमलाइन पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो रेनॉल्ड नंबर है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है इन सब मसाले पे। और इन मसालों को मैंने यहाँ पे रखा तो पता चला क्रिटिकल वेलोसिटी निकल रहा है मेरे पास। क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड डायमीटर ऑफ द पाइप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कब तुम इंक्रीज कर सकते हो, कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी हो रही है किसी भी फ्लूइड की। अगर किसी भी फ्लूइड की क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत हाई आ रही है, इसका क्या मतलब है, वो बहुत देर तक चलेगा, लंबा टिकेगा, लंबा टिकेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में, टर्बुलेंट नहीं होगा जल्दी। तो किसी भी फ्लूइड की अगर तुम्हें बढ़ानी है क्रिटिकल वेलोसिटी, तुम सीधे सीधे उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दो, डायमीटर ऑफ द पाइप डिक्रीज कर दो। डायमीटर के साथ साथ और क्या डिक्रीज करना होगा, जो भी नीचे उसके साथ नीचे डेंसिटी है, डेंसिटी भी डिक्रीज कर दो। ये डिक्रीज कर दो और ऊपर वाला इंक्रीज कर दो। ऊपर वाला कौन? ईटा। तो ईटा इंक्रीज कर दो, तुम्हारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी वैल्यू हाई आएगी, इससे तुम स्ट्रीमलाइन फ्लो अचीव कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं
कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, वो स्ट्रीमलाइन को फॉलो करता है, टर्बुलेंट को फॉलो नहीं करता। तो आइडियल फ्लूइड के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको किस तरह से यूज़ करना है। आइडियल फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को समझते ही तुमसे बहुत सारे एमसीक्यूज ईजिली होने लगेंगे, क्योंकि उन एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आइडियल फ्लूइड में इसकी वैल्यू बताओ, बल्क मॉड्यूलस कितना होगा, शेयर स्क्रीन होगा नहीं होगा, एंड दीज थिंग्स, जो कि तुम ईजिली उसके कॉन्सेप्ट को समझ के कर सकते हो। एंड विल ऑल्सो ट्रेन सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। सो इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन एंड रिवाइज करके रखना। And in case of any doubt, just comment me down. I'll clear all of your doubts. Believe me, I commit to this point.